जय हिंद। फ्राइडे द 13th यानी कि शुक्रवार की 13 तारीख वेस्टर्न कल्चर में इस दिन को अशुभ माना जाता है या अनलकी माना जाता है। लेकिन 13 जून का फ्राइडे ईरान के लिए अनलकी साबित हुआ। यह वही दिन था जिस दिन इसराइल ने कंप्लीट सरप्राइज अचीव करते हुए एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान के खिलाफ कर डाली। नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन के तहत इसराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एक साथ किया और जिनको ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट किया मोसाद के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने और ड्रोन्स ने। कुछ ही घंटों के अंदर इसराइल ने ईरान के अंदर हाहाकार मचा दिया, तबाही मचा दी। सबसे पहले इसराइल ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया और बर्बाद किया ताकि इजरायली फाइटर एयरक्राफ्ट ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर फ्रीली ऑपरेट कर सकें। उसके बाद उन्होंने प्रिसीशन बॉम्बिंग करके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। साथ ही उन्होंने टारगेट किया ईरान के मिसाइल बेसिस को, मिसाइल साइट्स को, फाइटर एयरक्राफ्ट को, मिलिट्री कंटोनमेंट्स को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। इन टारगेटेड बॉम्बिंग्स के अलावा जिस चीज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और आने वाले टाइम में जिस चीज की मिसाल मिलिट्री हिस्ट्री की किताबों में दी जाएगी वो ये था कि किस तरह इसराइल ने प्रिसीशन स्ट्राइक्स करके ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप की जो टॉप हायरार्की थी, जो उनके टॉप के जनरल थे, उनको खत्म कर डाला। इसराइल ने प्रिसीशन स्ट्राइक्स करके आईआरजीसी यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो ईरान की फौज है, उनके कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी को टारगेट किया और खत्म कर दिया। उसी अटैक में उन्होंने जनरल मोहम्मद बघेरी, जो चीफ ऑफ स्टाफ आईआरजीसी के थे, उनको भी खत्म कर डाला। साथ ही ईरान के चीफ ऑफ इमरजेंसी कमांड यानी कि वो कमांड जो ईरान जब युद्ध की स्थिति में जाता है, जो कमांड एक्टिवेट होती है और जो डिसीजन लेती है कि युद्ध की स्थिति में क्या करना है, उनके जो हेड थे जनरल गुलाम अली राशिद, उनको भी इसराइल ने खत्म कर डाला। यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आने से पहले ही उनकी इमरजेंसी के जो हेड बनने वाले थे उनको इसराइल ने खत्म कर दिया। साथ ही अपनी प्रिसीशन स्ट्राइक्स करते हुए इसराइल ने ईरान के टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया और खत्म कर दिया। ये वही साइंटिस्ट थे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ले जा रहे थे वेपनाइजेशन की तरफ। इसराइल के इस जबरदस्त हमले से थोड़ा संभलने के बाद ईरान ने भी अपनी बैलिस्टिक्स मिसाइल्स की मदद से इसराइल के ऊपर अटैक किया या काउंटर अटैक किया। इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। ये एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर्स का है और एटमॉस्फेयर से बाहर से आने वाली मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की काफी मिसाइल्स को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया या तबाह कर दिया, लेकिन 5 से 10% मिसाइल्स फिर भी इसको भेजने में सक्सेसफुल रही और इसराइल के अंदर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में ये ऑपरेशन जो शुरू हुआ था ये पूरी तरह से एक वॉर का रूप धारण कर चुका है। इसको वॉर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ईरान और इसराइल के बॉर्डर्स आपस में लगते होते तो आज की तारीख में इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो है वो ग्राउंड अटैक करके ईरान के अंदर घुस चुकी होती। अलग अलग और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देने के बाद अमेरिका खुले में इसराइल की सपोर्ट में आ चुका है। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक इस लड़ाई में नहीं की है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओपन धमकी दी है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई को कि वो अनकंडीशनल सरेंडर करें। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और उन्होंने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी दी है कि इस लड़ाई की भारी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। कुछ सवाल जो सामने आते हैं वो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इसराइल को इतना बड़ा हमला ईरान के ऊपर करना पड़ा और क्या अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस लड़ाई के अंदर करेगा, स्पेशली इस बैकड्रॉप में कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इलेक्शन के टाइम कहा था कि वो लड़ाई के फेवर में नहीं है, जंग के फेवर में नहीं है। साथ ही अरब वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज ईरान के सपोर्ट में क्यों नहीं आ रही हैं? सबसे पहले थोड़ा इतिहास में जाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1948 में। 1948 में इसराइल की फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसराइल का जन्म होता है। इसराइल की फॉर्मेशन एसेंशियली एक ज्यूइश स्टेट यानी कि यहूदियों के लिए एक राष्ट्र के रूप में इसराइल की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन वहां पर बाकी धर्मों के लोग भी रहते हैं। इंटरेस्टिंगली आज की तारीख में इसराइल के अंदर 18 से 20% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। इसराइल की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो चारों तरफ से अरब वर्ल्ड से घिरा हुआ है, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से घिरा हुआ है। इसलिए अपनी फॉर्मेशन के बाद से ही इसराइल को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। 1948 में ही 5 अलग अलग अरब वर्ल्ड की कंट्रीज जो है वो इकट्ठे होकर इसराइल के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसको 1948 का अरब इसराइल वॉर भी कहते हैं। इसके बाद भी कई लड़ाइयां इसराइल को लड़नी पड़ी, जैसे कि 1967 की 6 डे वॉर या 1973 की यॉम कूपर वॉर। इन सारी लड़ाइयों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग अरब वर्ल्ड की कंट्रीज ने इकट्ठे होकर इसराइल के ऊपर अटैक किया। इसराइल ने अकेले सारी लड़ाइयों में अरब वर्ल्ड का सामना किया और सारी लड़ाइयां जीती। इंटरेस्टिंग चीज इस पूरी कहानी में यह है कि जितनी बार भी लड़ाई हुई, एक कंट्री अरब वर्ल्ड की ऐसी थी जिसने इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया था। जी हां, उसका नाम था ईरान। ईरान और इसराइल के रिलेशन 1979 तक बहुत अच्छे थे और दोनों देशों के बीच में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। यहां तक कि इसराइल के बहुत से ज्यूज जो हैं वो ईरान के अंदर रहते थे और वहां पर रहकर बिजनेस करते थे। इसराइल और ईरान एक दूसरे के काफी अच्छे ट्रेड पार्टनर थे। साथ ही इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और उस टाइम के ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक, इन दोनों के बीच भी रिलेशन बहुत अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इंट शेयरिंग का काम भी करते थे।
एक्चुअली 1979 तक ईरान के अंडर जो शासन था वो था मोहम्मद शाह रजा पहलवी का, जिसको शाह रजीम भी कहा जाता है। शाह रजीम के अंडर ईरान का जो फोकस था वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की तरफ था। इसलिए बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ईरान की ट्रेड पार्टनर्स थी, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या इवन इसराइल। साथ ही उस टाइम पर ईरान की जो सोशल कल्चर था वो काफी वेस्टर्नाइज था और काफी मॉडर्न था। ईरान में जो है महिलाओं को उनके राइट्स मिले हुए थे और तेहरान की सड़कों के ऊपर आप महिलाओं को मॉडर्न ड्रेसेस के अंदर आमतौर पर देख सकते थे। वहां पे शरिया लॉ लागू नहीं था। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन होती है, जिसको हेड करते हैं अयतुल्ला खौमनी, जो बाद में ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं। इस ईरानियन रेवोल्यूशन में शाह रजीम का तख्ता पलट हो जाता है और शाह को जो है अमेरिका भाग जाना पड़ता है। 1979 की इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान के अंदर थियोक्रेसी की सरकार आ जाती है। थियोक्रेसी यानी कि एक ऐसी शासन प्रणाली जहां पर सरकार यानी कि देश की जो सत्ता है वो धार्मिक नेताओं के हाथ में आ जाती है और वो धर्म के आधार पर सरकार को चलाते हैं। तो यहाँ ईरान में जो है उलेमा जो है वो सरकार को चलाना शुरू कर देते हैं सुप्रीम लीडर के अंडर, ये कहकर कि ये जो है डिवाइन इंटरवेंशन के साथ ये सरकार चल रही है, यानी कि अल्लाह की मर्जी के साथ ये सरकार चल रही है। और वहां पर जो है शरिया लॉ वो लागू हो जाता है। ईरानियन रेवोल्यूशन में शाह रजीम का तख्ता पलट होने के बाद रातों रात ईरान का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी लैंडस्केप चेंज हो जाता है। 5 नवंबर 1979 को अयतुल्ला खौमनी जो है तेहरान में एक इंपॉर्टेंट स्पीच देते हैं, जिसमें वो अमेरिका को द ग्रेट सैटन यानी कि बड़ा शैतान और इसराइल को द लिटिल सैटन यानी कि छोटा शैतान बोलते हैं। साथ ही वो एक इंपॉर्टेंट नारा देते हैं, डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इसराइल, यानी कि उस दिन से अमेरिका और इसराइल की बर्बादी, उनका खात्मा इसराइल का एक स्टेटेड एम बन जाता है, उनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि ईरान और इसराइल के बॉर्डर्स आपस में नहीं लगते हैं, दोनों देशों के बीच में काफी फासला है, लगभग 1.5 से 2,000 किलोमीटर का फासला है। ईरान डिसाइड करता है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट और फंड करने का जो इसके फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस के तौर पे इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल सके। वो पैलेस्टाइन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौतीज और साथ ही साथ इराक और सीरिया के अंदर कुछ मिलिशियाज को सपोर्ट करता है, उनको फंड करता है ताकि वो उनके बिहाफ के ऊपर इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल सके, उसके ऊपर अटैक कर सके। साथ ही ईरान की जितनी भी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन होती है या मिलिट्री डेवलपमेंट होती है, उसका भी पूरा फोकस जो है वो इसराइल की तबाही की तरफ रहता है। धीरे धीरे ईरान ये समझ जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में काफी फासला है, तो इसराइल को अटैक करने के लिए ईरान को अपने मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप करना पड़ेगा। वो पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और चाइना की मदद से अपने मिसाइल प्रोग्राम को काफी एडवांस कर लेता है और काफी डेवलप कर लेता है। आज की लड़ाई में भी हम देख रहे हैं कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इसराइल के अंदर नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रही हैं। वो इसीलिए है क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है डिफेंस बजट का अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तरफ रहा है। उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर मार करने की क्षमता रखती हैं और उसी का फायदा उठाकर वो आज इसराइल को अटैक कर रहा है। जैसे जैसे ईरान और इसराइल के बीच में मिलिट्री कैपेबिलिटी का गैप बढ़ता जाता है, यानी कि इसराइल जो है ज्यादा से ज्यादा एडवांस होता जाता है, ईरान ये समझ जाता है कि कन्वेंशनल वॉर में वो इसराइल को नहीं हरा पाएगा। साथ ही 1990s में ईरान के पड़ोस में यानी कि इराक में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होती है गल्फ वॉर, जिसमें अमेरिका इराक के ऊपर अटैक करके सद्दाम हुसैन की सत्ता को पलट कर देता है। इराक को डर लगना शुरू हो जाता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अमेरिका उसके ऊपर भी अटैक कर दे। यही वो टाइम है जब ईरान डिसाइड करता है न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि ईरान सारा जोर लगा देता है न्यूक्लियर वेपन्स को अख्तियार करने के लिए। शुरू में वो ये कहते हैं कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए, यानी कि सिर्फ एनर्जी के लिए, बिजली के लिए है। बहुत ही संक्षेप में समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर वेपन कैसे बनता है और ईरान कहाँ पे स्टैंड करता है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है यूरेनियम। यूरेनियम वैसे ही काफी रेयर है, लेकिन ईरान के अंदर यूरेनियम जो है वो काफी मात्रा में मिलता है। आज की तारीख में ईरान के अंदर 3 यूरेनियम की माइंस हैं। यूरेनियम जो है नेचुरल यूरेनियम, वो उसके अंदर 2 तरह के आइसोटोप्स मिलते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 की कॉम्पोजिशन जो है वो नेचुरल यूरेनियम में ज्यादा रहती है, यानी कि 99.7% जो है वो यूरेनियम 238 रहता है और केवल 0.3% जो है यूरेनियम 235 रहता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए यूरेनियम 235 की जरूरत पड़ती है और यूरेनियम 235 की मात्रा को नेचुरल यूरेनियम में बढ़ाने की प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट करके धीरे धीरे यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है। अगर वो यूरेनियम 235 की क्वांटिटी 3 to 5% बन जाती है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज हो सकती है पीसफुल पर्पस के लिए, यानी कि एनर्जी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो ईरान का ये कहना है कि वो सिर्फ इस लेवल तक यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं, यानी कि 3 से 5%, जिसको वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड और इसराइल का कहना है कि ऑलरेडी ईरान ने अपने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया है। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम 235 की एनरिचमेंट जो है 90% तक होनी चाहिए। जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है यूरेनियम 235 की, वैसे वैसे उसका 90% तक पहुंचना और तेजी से पॉसिबल हो पाता है। 60% के बाद 90% तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है और इसको ब्रेकआउट कैपेबिलिटी कहते हैं।
आज की लड़ाई इसी चीज के ऊपर हो रही है, क्योंकि इसराइल का कहना है कि उनको ये कंफर्म्ड इनपुट मिली थी या कंफर्म्ड इंटेलिजेंस की खबर उनके पास थी कि ईरान ने जो है वो ब्रेकआउट कैपेबिलिटी यानी कि यूरेनियम की इनरिचमेंट, यूरेनियम 235 की इनरिचमेंट 60% तक अचीव कर ली थी। और केवल 2 से 3 हफ्तों के अंदर उसके पास एक कैपेबिलिटी थी कि वो 90% तक पहुंच जाएगा और 8 से 9 न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बना सकता है। ये मेन कारण जो है इसराइल ने दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन को लॉन्च करने के लिए। जैसे ही 1990s के बाद ईरान अपनी कोशिश करता है न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी को पाने की, इसराइल की पूरी कोशिश रहती है उसको पीछे धकेलने की या सेटबैक देने की। चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिप्लोमेटिक प्रेशर हो, चाहे वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इंस्पेक्शन हो या कोवर्ट ऑपरेशन, इसराइल कोई कसर नहीं छोड़ता है ये इंश्योर करने के लिए कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में आगे ना बढ़ पाए। बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस, चाहे वो टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की असैसिनेशन हो, मिलिट्री लीडरशिप की असैसिनेशन हो, या ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स के ऊपर, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर साइबर अटैक हो, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन इसराइल अंडरटेक करता है यही इंश्योर करने के लिए कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने में सक्षम ना हो या कामयाब ना हो। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के ऊपर बहुत सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई ताकि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना बढ़ पाए, उसकी फंडिंग रुक जाए, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। लेकिन 2015 में एक अकॉर्ड किया गया या एक ट्रीटी की गई जिसमें P5 यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो और जर्मनी ने मिलकर एक अकॉर्ड साइन किया या ट्रीटी साइन की जिसमें ईरान ने इस बात को माना कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा और इस बदले में उससे सैंक्शंस हटा दी जाएं। लेकिन 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उस अकॉर्ड से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, ये कहकर कि ये ट्रीटी जो है वो फ्लॉड है। इसके बाद ईरान और तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ा और अभी की लड़ाई का मेन कारण जो है वो इसराइल का ये कहना है कि उनके पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस है कि ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में बहुत जल्दी एक न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। अब वापस आते हैं प्रेजेंट के अंदर, यानी कि वर्तमान में जो लड़ाई ईरान और इसराइल के बीच में चल रही है। जो ऑपरेशन राइजिंग लायन 13 जून को लॉन्च हुआ था उसके रूप में शुरू हुई थी और अब लगभग फुल स्केल वॉर बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि इसराइल के पास कंप्लीट एयर डोमिनेंस है ईरानियन एयर स्पेस की। साथ ही साथ मोसाद के एजेंट्स जो हैं वो इतने डीपली एम्बेडेड हैं ईरानियन सोसाइटी के अंदर कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन हर चीज की इसराइल तक पहुंच पा रही है। इसलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये ट्वीट किया था कि उनको मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी जो है वो कहाँ छुपे हुए हैं और किसी भी समय वो उनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से लगातार हमले जो है वो इसराइल के ऊपर कर रहा है। और क्योंकि बहुत सारी मिसाइल्स जो है वो इसराइल के ऊपर दागी जा रही हैं, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो सैचुरेट होता जा रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ मिसाइल्स जो है वो इसराइल के अंदर गिर रही हैं, चाहे वो सिविलियन पॉपुलेशन हो या मिलिट्री टारगेट्स हो, इसराइल के अंदर भी नुकसान होता जा रहा है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि वो तब तक इस लड़ाई को नहीं रोकेंगे या तब तक अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं मानेंगे जब तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि ईरान के अंदर या तो रिजीम चेंज हो या अयतुल्लाह खमेनी की मौत हो जाए। साथ ही उनका यह कहना है कि इवन ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उसका भी पूरी तरह से खात्मा चाहते हैं। इतना ज्यादा नुकसान झेलने के बाद और बैकफुट पे होने के बाद भी ईरान जो है पीछे नहीं हट रहा है। उल्टा वहां के सुप्रीम लीडर ने रिसेंटली अमेरिका और इसराइल को चेतावनी दी है कि उनकी बर्बादी तय है और उनको बहुत कड़ा जवाब जो है ईरान की तरफ से मिलेगा। तो ऐसा क्या कारण है कि ईरान जो है इस लड़ाई को आगे खींचता जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इसराइल ने अटैक ईरान के ऊपर किया था उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करने के लिए, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। लेकिन अभी तक अपने ऑब्जेक्टिव में जो है इसराइल सफल नहीं हो पाया, उसके सारे ऑब्जेक्टिव जो है अचीव नहीं हुए हैं। वैसे तो ईरान के अंदर 15 से 20 छोटे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, लेकिन 3 फैसिलिटीज उनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके अंदर सेंट्रीफ्यूग एनरिचमेंट यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट का काम होता है, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जरूरी है। वो 3 फैसिलिटीज हैं, नटांज, फोर्दो और इस्फहान। अब इसराइल ने अपने प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स के साथ इन फैसिलिटीज के ऊपर अटैक तो किया, साथ ही उनके पास जो डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं उनकी भी लिमिटेड कैपेबिलिटी है। तो इस्फहान और नटांज की फैसिलिटीज जो हैं वो मिक्सचर था ओवरग्राउंड फैसिलिटी और अंडरग्राउंड फैसिलिटी का। तो ओवरग्राउंड जो स्ट्रक्चर था वो सैटेलाइट इमेजेस ने भी उस चीज को कंफर्म किया है कि ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर जो है बाय एंड लार्ज इसराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन नटांज का अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो है या न्यूक्लियर फैसिलिटी का जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक एक्टिव है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है फर्दो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर, जो ईरान का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट है। फर्दो ही वो न्यूक्लियर प्लांट है जिसको ईरान ने सीक्रेटली इसके अंदर यूरेनियम को एनरिच करा था 2009 तक। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से भी उसने उसको छुपा के रखा था और सिर्फ वेस्टर्न एजेंसीज ने जब पूरी उसकी इंटेलिजेंस दी है, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसकी इंटेलिजेंस जो है वो IAEA के सामने रखी, तब ईरान जो है वो माना कि उनके पास ऐसा भी एक प्लांट चल रहा है। इस प्लांट की सबसे खास बात यह है कि ये माउंटेन के अंदर यानी कि पहाड़ों के अंदर एक गुफा की तरह है और साथ ही साथ ये कंक्रीट और जो स्टील के साथ इसको रीइंफोर्स किया गया है और लगभग वैसे ही ग्राउंड से ये लगभग 100 मीटर के नीचे यानी गहराई में है। प्लस इस प्लांट के अंदर बहुत सारी टनल्स हैं जो इसको कनेक्टेड रखती है और इस मकसद से बनाया गया है
कि अगर एक हिस्सा जो है इसका बर्बाद भी हो जाए एनिमी अटैक से, तो बाकी हिस्से में काम चलता रहे। जो फर्डो का जो ये न्यूक्लियर प्लांट है, अभी तक की स्ट्राइक्स में इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, और सैटेलाइट इमेजेस ने भी कंफर्म किया कि कुछ खास फर्क जो है इस प्लांट के ऊपर नहीं पड़ा है। तो शुरू में जो हम कह रहे थे कि इसराइल ने जो है अटैक लॉन्च किया है इस इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर कि ईरान ने जो है ब्रेकआउट कैपेबिलिटी यानी कि 60% से ज्यादा अपने यूरेनियम को एनरिच कर लिया है, और किसी भी वक्त तो 90% तक पहुंच सकता है। इसराइल के हिसाब से 2 से 4 हफ्ते जो है ईरान को लगेंगे वेपन ग्रेड यूरेनियम जो है उसको बनाने के लिए या फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए। अब 1 हफ्ता हो गया इस लड़ाई को चलते हुए, हम इस बात को मान लेते हैं कि इसराइल की इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो सही थी। अगर वैसा है तो ये भी हो सकता है कि ईरान इस लड़ाई को इसलिए बढ़ा रहा है कि पैरेलल में जो है फर्डो के अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम चल रहा है, और क्योंकि वो ब्रेकआउट कैपेबिलिटी को अचीव कर चुके हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ ही दिनों के अंदर यानी कि किसी भी वक्त ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी को अचीव कर ले। और आप खुद सोचिए कि अगर इस सिचुएशन के अंदर इस लड़ाई के चलते हुए ईरान जो है केवल एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है, तो पूरी लड़ाई का जो है डायनेमिक्स ही चेंज हो जाएगा। तो मेरी समझ में ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जिस कारण से ईरान जो है अपनी हार नहीं मान रहा और इस पूरी लड़ाई को और खींच रहा है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आ रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स इस लड़ाई के अंदर कूदेगा या नहीं। अब इस फर्डो फैसिलिटी को अगर बर्बाद करना है, तो इसको बर्बाद करने के लिए जो बॉम्ब लगेगा GBU-57, वो दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री के पास है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साथ ही उस बॉम्ब को डिलीवर करने के लिए जो डिलीवरी सिस्टम जिस जहाज का या जिस एयरक्राफ्ट का लगता है, वो भी अमेरिका के पास है, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। अगर इस फैसिलिटी को बर्बाद करना है और ये इंश्योर करना है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल ना करे, तो अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर कूदना ही पड़ेगा। ईरान ने भी ये धमकी दी है कि अगर इसराइल के अलावा कोई और कंट्री इस लड़ाई के अंदर कूदेगा तो उसको भी अटैक करेंगे। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके बहुत सारे मिलिट्री बेसिस या एसेट्स जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, और वो सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो ईरान की क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनकी रेंज के अंदर आते हैं। तो बहुत बड़ी एक कैच 22 सिचुएशन अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए आ रखी है कि वो इस लड़ाई के अंदर कूदें या ना कूदें। अगर वो इस लड़ाई में नहीं कूदते हैं तो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि वो नहीं चाहेंगे या वो इंश्योर करेंगे कि उनकी नजर के नीचे ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। लेकिन अगर ऑलरेडी ये काम चल रहा है तो ट्रंप को भी मालूम नहीं चल रहा है कि वो लड़ाई के अंदर कूदे या ना कूदे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपना इलेक्शन ही इस बिड के ऊपर जीते थे कि वो लड़ाई के अगेंस्ट है और वॉर के अगेंस्ट है, और उनका ये कहना था कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो दुनिया में लड़ाई चल रही है अलग अलग जगह पे उसको रोक देंगे। तो उनका ये स्टेटमेंट देने के बाद इस लड़ाई में कूदना अगेन एक डिलेमा उनके लिए सामने आता है। साथ ही उन्होंने 1993 का जो गल्फ वॉर था जिसमें अमेरिका ने इराक के अंदर अटैक किया था, उसको अमेरिका की सबसे बड़ी बेवकूफी बताते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर या अरब वर्ल्ड के अंदर जाकर लड़ाई लड़ना। अब वो खुद अगर इस लड़ाई के अंदर घुसते हैं तो अगेन उनके लिए फेस सेविंग जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत ही डेलिकेट और प्रिकेरियस सिचुएशन जो है इस टाइम बनी हुई है। इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम तो कर रहा है, लेकिन फिर भी ईरान जो है हर दिन कुछ ना कुछ मिसाइल्स इसराइल के अंदर गिराने में सक्सेसफुल हो रहा है। हालांकि इसराइल के पास पूरी एयर डोमिनेंस है, लेकिन जो उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना या जड़ से मिटाना, वो अपनी जितनी कैपेबिलिटी इसराइल के पास है उसके साथ वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ इस चीज को रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी है, उनका तख्ता पलट होना या उनका असैसिनेशन होना। हालांकि अमेरिका और इसराइल इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास इस चीज की पूरी खबर है कि वो कहां पर है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो अगले लीडर आएंगे वो इससे अच्छे होंगे या इससे बुरे होंगे। तो बहुत ही एक डिसीजन डिलेमा जो है इसराइल और अमेरिका के पास इस वक्त चल रहा है। ईरान जो है वो अपनी तरफ से अपने पत्ते पूरे खेल रहा है और देख रहा है, और डर इसी बात का है कि कहीं उनका न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पैरेलल में साथ साथ चल तो नहीं रहा है। और जो मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो ईरान की सहायता के लिए नहीं आ रही हैं, दूर से पूरे लड़ाई को अनफोल्ड होते हुए देख रही हैं। जैसा कि मैंने कहा, उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो ईरान का न्यूक्लियर वेपन ना पाना, वो बिना लड़ाई पूरे हो रहे हैं। इसराइल और अमेरिका जो है वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होते जाएं। तो आने वाले कुछ दिन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। हमें देखना यह है कि क्या अयतुल्ला खोमेनी जो है उनकी असैसिनेशन होती है, तख्ता पलट होता है, या फिर ईरान जो है एक न्यूक्लियर टेस्ट करने में सक्सेसफुल होता है और इस पूरे लड़ाई के डायनेमिक्स को चेंज कर देता है। जय हिंद।